अतुल अपनी पत्नी सौम्या के साथ ऊटी अपने दोस्त राजू की शादी में आया हुआ था। अतुल की पत्नी बहुत खुश थी। वो दोनों रोज ऊटी की पहाड़ियों पर बसे सुंदर जंगल में घूमने निकल जाते और शाम को घर लौटते। राजू की शादी के 2 दिन बाद अतुल को अचानक याद आया कि उसका दोस्त एंडी शादी में नहीं आया, जबकि एंडी भी ऊटी में ही रहता था, लेकिन उसका गांव ऊटी शहर से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर था। अतुल ने सुन रखा था कि एंडी का गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। अतुल, राजू और एंडी की दोस्ती कॉलेज के जमाने की थी। शाम का समय हो चुका था। अतुल अपनी पत्नी के साथ राजू के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ बातें कर रहा था। अतुल ने अपने दोस्त राजू की ओर देखकर कहा, तेरी शादी में आकर बहुत अच्छा लगा राजू। सौम्या ने तो तेरी शादी को खूब एंजॉय किया। तेरा बस चलता तो तू मेरी शादी में आता ही नहीं, इसीलिए मैं खुद तुझे मुंबई बुलाने पहुंच गया था। अच्छा एक बात बता राजू, एंडी तेरी शादी में क्यों नहीं आया? मैं 2 दिन से आंखें फाड़ फाड़ कर उसका ही इंतजार कर रहा था। ये बात तो मैं बताना भूल ही गया। उसके पिता की तबीयत सही नहीं चल रही, शायद इसी वजह से वो नहीं आया। राजू की बात सुनकर सौम्या ने अतुल की ओर देखकर कहा, हमें एंडी के पिता को जरूर देखने जाना चाहिए, वरना उसे ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि हम ऊटी आए और उसके बीमार पिता को देखने भी नहीं गए। तुम सही बोल रही हो सौम्या। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कल तुम दोनों को उसके गांव ले चलूंगा। अरे भूल गया क्या? कल तो हमारी वापसी का रिजर्वेशन है। मैं एक काम करता हूँ, तेरी बाइक लिए जाता हूँ। मैंने सुना है उसका गांव यहाँ से केवल 10 किलोमीटर दूर है। मैं और सौम्या चले जाएंगे। अतुल की बात सुनकर राजू के चेहरे पर अचानक चिंता झलकने लगी। उसकी आंखों में डर और दहशत के साए लहराने लगे। राजू का अचानक डरा हुआ चेहरा देखकर अतुल बोला, क्या बात है भाई, तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? दरअसल बात यह है अतुल, एंडी के गांव 3 किलोमीटर पीछे घाटी की एक जगह पर पड़ती है। वो जगह छलावों का इलाका है। रात के वक्त वहां पर जाना मुसीबत को दावत देने जैसा होगा। राजू की बात सुनकर अतुल जोर जोर से हंसने लगा। तू पागल हो गया है क्या? हाँ, दुनिया मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है और तू अभी भी छलावे जैसी अंधविश्वास भरी बातों पर यकीन करता है? नहीं अतुल, छलावे वास्तव में होते हैं। हाँ होते तो हैं, लेकिन सिर्फ कहानियों और किस्सों में। राजू ने अतुल को रात में एंडी के घर जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन अतुल नहीं माना। थक हार कर राजू ने अतुल के सामने हार मान ली और अपनी बाइक की चाबी अतुल को थमा दी। अतुल ने बाइक दौड़ा दी। कुछ किलोमीटर के बाद घने जंगल का रास्ता शुरू हो गया, मगर जंगल का रास्ता शुरू होते ही चारों ओर बुरी तरह से कोहरा फैलने लगा और ठंड बढ़ गई। अतुल को बाइक चलाने में कपकपी छूटने लगी कि तभी अचानक बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए। अतुल बाइक को स्टैंड पर खड़ी करके बाइक की ओर गुस्से से देखने लगा। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। एक तो रात का समय, ऊपर से इस बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए। ओहो, टेंशन मत लो, मैं राजू को फोन करती हूँ। इतना कहकर सौम्या ने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया, मगर उसमें नेटवर्क नहीं थे। अतुल भी अपना मोबाइल चेक करने लगा, मगर उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं थे। वो दोनों रात के सन्नाटे में कोहरे के बीच एक सुनसान जंगल में खड़े हुए थे। तभी अतुल को अंधेरे में एक साया चलता हुआ नजर आया। कुछ ही देर में वो साया उन दोनों के करीब आ गया। वो एक सुंदर लड़की थी जो हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। लगता है आप दोनों परदेसी हो, रास्ता भटक गए हो। हाँ, आपने सही पहचाना। एक तरह से देखा जाए तो हम परदेसी ही हैं। मेरी बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए हैं और हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लगता है पैदल ही चलना पड़ेगा। रात का सन्नाटा फैला हुआ है बाबूजी, और ये घाटी का इलाका है। यहाँ जंगली जानवर रात में टहलते रहते हैं। पैदल जाने में तुम दोनों को खतरा हो सकता है। घाटी का नाम सुनकर सौम्या बुरी तरह से चौंक गई। तभी उसकी नजर सड़क पर लगे हुए एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, घाटी का इलाका। वैसे आपका नाम क्या है और आप इतने सन्नाटे में कर क्या रही हैं? जी, मेरा नाम सुकन्या है। मैं इस जंगल में अक्सर लकड़ियाँ लेने आती रहती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरी झोपड़ी है, मेरा गरीब खाना। मेरा भाई मोटर मैकेनिक में काम करता है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो साहब। मेरा भाई आपकी बाइक के दोनों टायर के पंचर को सही कर देगा। अगर ऐसा होगा तो यकीन मानो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वह सुंदर लड़की अपनी लालटेन लेकर आगे की ओर चलने लगी।
अतुल बाइक घसीटता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों एक झोपड़ी के सामने खड़े हुए थे, जिसके चारों ओर लंबे घने पेड़ ही पेड़ थे। वहां भी चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। सौम्या के चेहरे पर ना जाने क्यों डर झलकने लगा था। उसका दिल किसी अनहोनी आशंका से ना जाने क्यों धड़कने लगा था। सौम्या ने आहिस्ता से अतुल से कहा, पता नहीं अतुल, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। हैं, कहीं तुम भी इन गांव के लोगों की तरह भूत छलावे पर विश्वास तो नहीं करने लगी? अरे भाई, ये सब बकवास बातें होती है। तभी उन दोनों के कानों में सुकन्या की आवाज टकराई। आप दोनों अंदर आ जाओ, मेरा भाई कुछ देर में आता ही होगा। लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारी झोपड़ी के अलावा आसपास कोई दूसरा घर तक नहीं दिखाई दे रहा है। क्या तुम इस जंगल के वीराने में रहती हो? सुकन्या बहुत रहस्यमय अंदाज में सौम्या की ओर देखकर बोली, हम गांव वालों के लिए वीराने और सन्नाटे कोई मायने नहीं रखते। तभी अचानक जोरों से बारिश होने लगी। अब आप दोनों जल्दी से झोपड़ी के अंदर चले जाओ। ये पहाड़ों की बारिश है। इस बारिश से शहरी लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। मैं तब तक अपने भाई को ढूंढ कर लाती हूँ। वो दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए और वहां बिछी हुई एक पुरानी चारपाई पर बैठ गए। मगर उन दोनों को वहां बैठे बैठे काफी देर हो गई थी। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। सौम्या ने अपनी घड़ी देखी तो वो चौंक गई। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। सौम्या डरते हुए अतुल से बोली, अतुल, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उस लड़की को गए हुए बहुत देर हो गई है। सोचो अतुल, इस घने जंगल में सिर्फ हम दोनों अकेले ही हैं। तभी उन दोनों को बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लगता है सुकन्या अपने भाई को बुला आई। तुम तो खामोखा डर रही थी। मगर अतुल और सौम्या ने जैसे ही अपने कदम उस झोपड़ी से बाहर निकाले तो बाहर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। बाहर एक 15 फुट का बड़ा ही भयानक दिखने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस चेहरे का मांस हर जगह से फटा हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और ठीक उसके बगल में भयानक चेहरे के साथ खड़ी हुई सुकन्या झोपड़ी को घूर रही थी। सुकन्या की आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और दांत अजीब से लाल रंग के थे। वो भयानक आवाज में उन दोनों से बोली, यही है मेरा भाई। सौम्या की जोरदार चीख निकल गई। इसका मतलब राजू सही बोल रहा था। अतुल कांपते हुए सौम्या से बोला, तुम सही कहती हो सौम्या, हमें यहाँ से भागना होगा। अतुल ने इतना कहा ही था कि तभी वो भयानक लंबा डरावना व्यक्ति बेहद फुर्ती से सौम्या के नजदीक आ गया और उसने सौम्या का गला बुरी तरह से दबोच लिया। अतुल अपनी पत्नी को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। तभी सुकन्या के हाथ में नुकीले नाखून निकल आए। उसके हाथ भेड़िए के पंजे में परिवर्तित हो गए। उसने अपने पंजों से अतुल के सर पर तेज वार कर दिया। अतुल एक चीख के साथ जमीन पर गिर गया। उस भयानक चेहरे वाले व्यक्ति ने अपने पंजे से सौम्या का पीठ फाड़कर उसकी अंतड़ियां निकालकर जमीन पर फेंक दी। सौम्या एक चीख के साथ ढेर होकर जमीन पर गिर गई। तभी अतुल को दूर से बहुत सारी रोशनियां नजर आने लगी। अतुल ने देखा बहुत से गांव वाले हाथ में मशाल लिए उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे थे, सुकन्या और वो भयानक व्यक्ति के कदम पीछे की ओर हटते जा रहे थे। देखते ही देखते अतुल की आंखों के सामने सुकन्या और वो भयानक व्यक्ति धुआं बनकर गायब हो गए। अब अतुल की आंखों के सामने उस झोपड़ी का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। अतुल बेहोशी की गहराइयों की नींद में समा गया। उसके कानों में उसके दोस्त एंडी की आवाज गूंज रही थी। वो गांव वालों से बोल रहा था, उठाओ इसको और जल्दी चलो यहाँ से। अगली सुबह अतुल की आंख एंडी के घर पर खुली। अतुल रोते हुए अपनी पत्नी की मौत के बारे में एंडी को बताने लगा। मेरे पास राजू का फोन आ गया था और काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब तू घर नहीं आया तो मैं समझ गया कि तू घाटी के छलावे के जाल में फंस गया है। मैं तुरंत गांव वालों को जमा करके घाटी पर पहुंच गया। बहुत सालों पहले उस घाटी में सुकन्या नाम की सुंदर लड़की और उसका बदसूरत भाई रहा करते थे। सुकन्या शैतान की पुजारिन थी और उसका भाई शैतान को खुश करने के लिए इंसानों की बलि लिया करता था। एक रात गांव वालों ने मिलकर सुकन्या और उसके भाई को जलाकर मार दिया। वही दोनों मरकर छलावा बन गए। मगर आज भी रात के वक्त सुकन्या और उसका भाई लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार देते हैं। अतुल के मन में हर समय आज भी यही ख्याल आता है कि काश वो अपने दोस्त राजू की बात मान लेता तो उसकी पत्नी जिंदा होती। दिन ढल गया था।
पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। हालांकि मुखिया भानु प्रताप के बेटे के ब्याह को महीना भर बीतने को आया था, लेकिन मुखिया की बड़ी सी हवेली अब भी रोशनी से नहाई नजर आ रही थी। क्योंकि ऋतुराज मुखिया का इकलौता बेटा था, इसलिए मुखिया और उसकी पत्नी रेवती जश्न के किसी मौके से चूकना नहीं चाहते थे। आधी रात का वक्त था। अचानक ही नई दुल्हन रश्मि जोर जोर से खांसने लगती है। रश्मि, क्या हो रहा है तुम्हें? अचानक से क्यों इतना खांसने लगी? ऋतुराज ने रश्मि को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन रश्मि खांसते खांसते बेदम हुए जा रही थी। ऐसा लगता था उसके गले में कुछ फंस गया हो। ऋतुराज को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने अपने माँ और बाबूजी को आनन फानन में अपने कमरे में बुला लिया। क्या हुआ बहू? रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अच्छी खासी खाना खाकर सोई थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? रश्मि का पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। तुम रुको, हम अभी हनुमान बाबा के मंदिर से लाया हुआ जल पिलाते हैं। बाबा ने चाहा तो बहू रानी एकदम ठीक हो जाएंगी। रेवती मंदिर में से एक पानी की बोतल निकालती है और 2 बूंद पानी बहू रश्मि के मुंह में डाल देती है। 2 बूंद पानी मुंह में जाते ही रश्मि की आंखें खून की तरह लाल होने लगती है और वो उल्टी करना शुरू कर देती है। रश्मि की उल्टी में सिर्फ राख ही राख निकलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर घर में सभी लोग हैरान थे। उल्टी करने के बाद बहू रश्मि कुछ शांत हो गई थी। ये क्या हो रहा है बहू को? ऐसा क्या खाया था इसने जो इसकी ऐसी हालत हो गई? पिताजी, इसको थोड़ा सर दर्द था, इसलिए इसका खाना मैं कमरे में ही ले आया था। इसने वही सब खाया जो हमने खाया। वो देखिए, इसकी थाली अभी भी कमरे में ही रखी हुई है। ऋतुराज थाली के पास जाकर देखता है। बचे हुए भोजन में भयंकर दुर्गंध उठ रही थी और कीड़े रेंग रहे थे। छी पिताजी, इस थाली में तो कीड़े रेंग रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? कुछ तो गड़बड़ जरूर है जी। पिछले कई दिन से लगातार घर के आंगन में बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। चाहे जितना भगाओ उस मनहूस को, लेकिन कमबख्त ऐसा लगता है जैसे हमारे दरवाजे पर बैठकर ही रोने को आती है। इतना ही नहीं, हर रोज हमारे घर दूध फट जाता है। दूध का फटना कोई अच्छा शगुन नहीं होता। अरे भाग्यवान, तुम चुप करो। कौन से जमाने की बातें लेकर बैठ गई हो? थोड़ा सावधानी रखोगी तो कल से दूध नहीं फटेगा। आपको क्या लग रहा है 25 सालों तक गृहस्थी चलाने के बाद अब मैं अचानक से इतनी लापरवाह हो गई कि रोज मेरी गलती से दूध फटने लगा? आप मानो ना मानो, मेरी अम्मा कहती थी दूध और पूत एक समान होते हैं। रोज रोज दूध का फटना और उसमें से भयंकर दुर्गंध का उठना, इसका मतलब घर के बच्चों पर कुछ न कुछ संकट जरूर है। आधी रात का वक्त है, किसी तरह ये रात बिताओ, कल देखते हैं। हमसे जो बन पाएगा वो करेंगे, घबराओ नहीं। रेवती, मुखिया और ऋतुराज सभी लोग मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि आज की रात रेवती भी ऋतुराज के साथ उसी कमरे में रुकेगी। मुखिया अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। देर रात गए बेटे की चीखों की आवाज सुनकर रेवती की नींद टूटती है। सामने का नजारा देखकर उसके पांवों के तले जमीन खिसक जाती है। रेवती ने देखा उसकी बहू रश्मि के लंबे काले बाल भयानक तरीके से उसके चेहरे पर फैले हुए हैं, जिनमें से उसका चेहरा मुश्किल से ही नजर आ रहा था। बहू के मुंह से बेतहासा लार चू रही थी और वो ऋतुराज के सीने के ऊपर चढ़ी बैठी हुई दोहरी आवाज में गुर्रा रही थी। उसके हाथ में गिलास का एक टूटा हुआ टुकड़ा था, जिसे वो ऋतुराज को सीने में घोंपने की कोशिश कर रही थी। रश्मि, ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो पति है तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने? क्यों मेरे बेटे की जान लेना चाहती हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो उसे। रेवती की बात सुनकर रश्मि गुर्राते हुए मुड़कर रेवती की ओर देखती है। छोड़ दूं? याद है ना, प्यार की सजा सिर्फ मौत होती है। तेरे बेटे ने अपराध किया है, अब उसे सजा भी तो देनी होगी ना। ये क्या बक रही हो रश्मि? होश में आओ। रश्मि नहीं, कमला हूँ मैं। नाम तो याद है ना मेरा, या मैं याद दिलाऊं? अपनी नई नवेली बहू के मुंह से कमला का नाम सुनकर रेवती को मानो लकवा सा मार गया था। कुछ पलों तक वो अपने स्थान पर सन्न से खड़ी रहती है। उसके बाद वो चीखते हुए नीचे की ओर भागती है। सुनते हैं,
अनर्थ हो गया। लौट आई है वो वापस आ गई। अब हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। पत्नी की चीख को सुनकर मुखिया दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। अरे क्या हुआ? कौन वापस आ गई? हुआ क्या है तुम्हें? अरे इतना घबराई हुई क्यों हो? वो कमला वापस आ गई। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरे बेटे की जान खतरे में है। अरे होश में आओ। कौन कमला? वो वापस कैसे आ सकती है? तुम्हें पता नहीं, सालों पहले मर चुकी है वो। जानती हूँ, सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि उसकी मौत कैसे हुई। इसीलिए तो डर रही हूँ कि अब मेरे बेटे की जान खतरे में है। 30 साल पहले। भाभी साहब, ये लाल चुनरी ओढ़कर आईने में खुद को देखकर बड़ा इतरा रही हैं। विधवा हो आप, और विधवा को ये लाल रंग शोभा नहीं देता। ये रुपेश की दी हुई लाल चुनरी है। ये मेरा भाग्य बदलेगी। अब एकादशी के दिन ब्याह है मेरा। इसी लाल चुनरी को ओढ़कर 7 फेरे लूंगी और फिर ये मनहूस सफेद रंग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा मुझसे। फिर कोई मुझे मनहूस ना कहेगा, कोई मुझे रंगों से दूर ना करेगा। मैं भी खुलकर जीऊंगी। क्या कहा? शादी? हम मारवाड़ी लोगों के लिए हमारे मान सम्मान से बढ़कर कुछ ना होवे है। भूलो मत, मारी भाभी सा हो आप। भाई साहब चाहे इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन आप आज भी इस घर की बहू हो। अपनी जिंदगी में रंग भरने का अधिकार सबको होता है। मुझे स्वीकार ना है ये विधवा वाला जीवन। मैंने तो आपके बेटे का मुंह भी नहीं देखा मासा। इधर मेरी डोली उठी और उधर आपके बेटे की अर्थी उठ गई। मुझे बताओ, मैं किस गलती की सजा भुगतूं सारी उम्र? मैं अपना जीवन फिर से गुलजार करना चाहती हूँ। बहुत प्यार करे हैं वो रुपेश मने। मुझसे शादी का वादा किया है उसने। कहता है अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा मुझे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ूं। मुझे जाने दो। मैं कभी मुड़ के ना देखूंगी इस घर की तरफ। मुझे आप लोगों से कुछ ना चाहिए। मैंने कहा था ना पिताजी, ये पतंग अब आसमान में उड़ रही है। मुंह की कही बात इसकी समझ में नहीं आएगी। इसकी तो डोर ही काटनी पड़ेगी। कान खोलकर सुन लो भाभी साहब, हमारे खानदान में प्यार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। हमने तो यही चाहा कि आप सारी उम्र आराम से हमारे घर में हमारे खानदान की इज्जत बनकर रहो, लेकिन आपको ये इज्जत राजकोनी नहीं आई। कमला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भानु प्रताप, उसके माँ बाप और दूर खिड़की से झांकती रेवती, किसी ने भी कमला के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं किया। सबसे पहले कमला के मुंह में एक कपड़ा ठूसा गया और उसके बाद रस्सी से मजबूती से उसके हाथ पैर बांध दिए गए। अंत में फांसी का फंदा पंखे से लटकाकर उसे फंदे से लटका दिया गया। मरने से पहले कमला के हाथों से ही भानु प्रताप ने एक चिट्ठी लिखवाई, जिसमें कमला ने आत्महत्या करने की बात कबूली और लिखा कि वो अपने पति के गम में अपनी जान दे रही है। गांव में भानु प्रताप के परिवार का दबदबा था। किसी ने भी विधवा कमला की मौत पर प्रश्न खड़ा नहीं किया। सबको ये मौत स्वाभाविक लगी और कुछ ही दिनों में सभी लोग कमला को भूल गए। 30 बरस का लंबा समय बीत गया और भानु प्रताप का बेटा ऋतुराज आज के समय में रश्मि से प्रेम करने लगा। बेटे की पसंद को मान देते हुए भानु प्रताप और रेवती ने उसकी शादी धूमधाम से रश्मि के साथ कर दी। भानु प्रताप और रेवती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अतीत इस तरह से अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आज के दिन ऋतुराज, बेटा घबराओ नहीं, हम कुछ होने नहीं देंगे तुम दोनों को। मुझे तो यही लगा था कि इस कुलक्षणी से पीछा छूट गया, लेकिन ये तो मानो घात लगाए बैठी थी। मैंने अपने कुलगुरु को सूचना भिजवा दी है, वो कुछ ही देर में आते होंगे। तेरी जैसी दुष्ट आत्मा को ठीक करना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। रेवती, वो जल कहाँ है? जल्दी से उसकी कुछ बूंदें बहू के ऊपर डालो। जब तक कुलगुरु यहाँ नहीं पहुँच जाते, हमें स्थिति को संभालना होगा। रेवती जल की कुछ बूंदें बहू रश्मि पर डालती है तो रश्मि चीखते हुए ऋतुराज से छटक कर दूर हो जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। चिल्लाते हुए वो जमीन पर गिरकर अपने होश खो बैठती है। जल्दी से स्टोर रूम से रस्सी लेकर आओ, तब तक मैं रश्मि को संभालता हूँ। इसे रस्सी से बिस्तर के साथ मजबूती से बांधना होगा ताकि ये परिवार में किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। हिम्मत रखो रेवती, सब सही हो जाएगा। भानु प्रताप और रेवती मिलकर बहू रश्मि को बिस्तर से बांध देते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है
लगता है गुरुजी आ गए। आप लोग जाइए माँ, गुरुजी को लेकर आइए। मैं यहीं कमरे में रहकर रश्मि पर नजर रखता हूँ। रेवती और भानु प्रताप कुछ क्षणों के बाद गुरुजी को साथ लेकर रश्मि और ऋतुराज के कमरे में पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कमरे का दृश्य देखकर उनके पांव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। ऋतुराज ने अपने होठों पर बहुत सारी लाली लगा रखी थी। आंखों में जल्दबाजी में टेढ़ा मेढ़ा काजल लगा था। पत्नी रश्मि की ओढ़नी लपेटकर वह छत के पंखे से उल्टा लटका हुआ था। सच को छुपाने से अब कोई फायदा नहीं था। अपने बेटे और बहू की जान बचाने के लिए भानु प्रताप कुल गुरु को 30 साल पहले घटी हुई घटना शब्द सा सुना देता है। ये आत्मा सिर्फ अतृप्त ही नहीं, बेहद क्रोधित भी है। आपने जो इसके साथ किया वो अन्याय था। एक 18 बरस की कन्या जिसने एक दिन को भी पति का सुख नहीं देखा, यदि वह पूर्ण विवाह करके अपना जीवन सुख से बिताना चाहती थी तो इसमें आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। किंतु आपने उसके सारे सपनों को चकनाचूर करके छोड़ दिया। कर्म का चक्र बहुत जटिल होता है मुखिया जी। ये कमला सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं बल्कि बहू रश्मि को भी अपने साथ ले जाने के लिए आई है। उसकी हत्या करते समय आपने जो वाक्य कहे उसी वाक्य में इसकी आत्मा उलझ कर रह गई। आपके शब्द थे प्रेम करने की सजा मौत होगी। अब क्योंकि आपके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया है इसलिए ये इन तीनों को भी मौत की सजा दिए बिना शांत नहीं होगी। बाबा की बात सुनकर रेवती और भानु प्रताप सर पटक पटक कर रोने लगते हैं और अपने किए के लिए माफी मांगने लगते हैं। अवश्य कमला से जुड़ी कोई वस्तु इस हवेली में आज भी है और इसी वस्तु के मोह में वो आज भी हवेली में भटक रही है। क्या कोई ऐसी वस्तु थी? कमला का कमरा कहाँ है? जिस कमरे में वो रहा करती थी, क्या आप मुझे वो कमरा दिखा सकते हैं? उसका कमरा तो उसकी मौत के बाद से ही हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। भानु प्रताप बाबा को कमला के कमरे में ले जाता है जहां उन्हें उसकी अलमारी में लाल जोड़ा रखा हुआ दिखाई देता है। आपने तो कहा कि कमला विधवा थी, फिर उसकी अलमारी में ये लाल जोड़ा कैसे? बाबा, जिस दिन उसकी मौत हुई उसके 2 दिन बाद वो घर से भागकर शादी करने वाली थी। ये जोड़ा उसे उसके प्रेमी ने ही शादी के लिए दिया था। लाल जोड़े में सजने का उसका अरमान अधूरा ही रह गया। शायद इसीलिए वो मरकर भी यहां से नहीं गई। मैं बाधा मुक्ति के लिए उपाय शुरू करता हूं। जैसे ही मैं इशारा करूं तुम उसका ये जोड़ा हवन कुंड में डाल देना। बाबा ऋतुराज के कमरे में जाकर बाधा मुक्ति के लिए यज्ञ शुरू करते हैं, जिसके कारण कमला विचलित होने लगती है। अचानक चीखते हुए ऋतुराज रश्मि को खोलने लगता है और उसी रस्सी से पंखे पर फंदा तैयार करने लगता है। ऋतुराज एक स्त्री की भयानक आवाज में लगातार हंसता जा रहा था। तभी रश्मि को फंदे से लटकाकर वो गुस्से में चिल्लाया, बंद करो ये सब, नहीं तो ये बहू रानी जान से जाएगी। बाबा कुछ करिए। कमला की धमकी के बाद भी बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जाते हैं, जिससे घबराकर ऋतुराज अपने कानों पर हाथ रख लेता है। जल्दी से वो जोड़ा भस्म कर दीजिए, उसकी शक्तियां कम हो रही है। बाबा का इशारा मिलते ही भानु प्रताप कमला का लाल जोड़ा और उसके अरमान जलाकर राख कर देता है। ऋतुराज चीखते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके शरीर से धुएं का एक बवंडर निकलकर आसमान में मिल जाता है। भानु और रेवती मिलकर बहू रश्मि को फंदे से आजाद करा लेते हैं और वो हवेली छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना बना लेते हैं। आधी रात का समय था। एक महिला जिसने भारी लहंगा और कीमती जेवर पहन रखे थे, लंबा घूंघट अपने चेहरे पर टिकाए शमशान भूमि की ओर जा रही थी। शमशान भूमि में पहुंचकर औरत एक घने पेड़ के नीचे पहुंचती है। उस पेड़ की जड़ के पास ही एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई नजर आ रही थी, जो किसी देवी या देवता की नहीं बल्कि किसी शैतान की नजर आती थी। उस मूर्ति का सिंदूर से अभिषेक करने के बाद वो औरत वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाती है और जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान सजाकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद मंत्र पढ़ने के बाद वो पोटली में से कुछ बाल, कपड़ा
और कुछ मखाने के टुकड़े निकालकर जमीन पर रखती है और एक बार फिर से मंत्र पढ़ने लगती है। इतना करने के बाद वो एक मिट्टी के कलश में जलता हुआ कोयला डालकर उस पर कुछ देर पहले अभिमंत्रित किया हुआ सिंदूर, बाल और कपड़ा डालकर कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर दोनों हाथों से कलश को हवा में ऊपर उठाने का इशारा करने लगती है। अचानक वह कलश हवा में काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है और तेजी से एक दिशा की ओर बढ़ने लगता है। कलश को शमशान से जाते हुए देखकर वह महिला भयानक हंसी हंसने लगती है। शमशान से निकलने के बाद वह कलश सीधा भानु प्रताप की हवेली के अंदर प्रवेश करता है और उसके कमरे की खुली हुई खिड़की से कमरे के अंदर जाकर जमीन में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बहुरश्मि पर कमला के साये को देखकर रेवती और ठाकुर भानु प्रताप बहुत डर गए थे। इसलिए जब कमला के शादी के जोड़े को जलाने के बाद जब वो बहुरश्मि का शरीर छोड़कर जाती है तो उसके बाद रेवती और भानु प्रताप गहरी सोच में पड़ जाते हैं। देखो रेवती, ऋतुराज हमारा इकलौता बेटा है। अगर हम इस हवेली में रहेंगे तो कमला का खतरा हमेशा हमारे मन पर बना ही रहेगा। कुल गुरु ने तो कहा कि कमला अब तृप्त होकर जा चुकी है, लेकिन ना जाने क्यों मेरे मन में अभी भी डर बना हुआ है। जिस बात का आपको डर है, मुझे भी इस बात का डर खाए जा रहा है। मेरी मानिए तो इस हवेली को छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। कल को हमारे बेटे बहू को कुछ हो गया तो इस हवेली का हम आखिर करेंगे भी क्या? भानु प्रताप और रेवती दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि वे लोग अब इस हवेली में नहीं रहेंगे और कहीं दूर जाकर फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे। कुछ दिन अपनी हवेली से दूर एक छोटे से घर में बिताने के बाद माँ जी, कहाँ हमारी वो पुश्तैनी हवेली और कहाँ ये 2 कमरे का छोटा सा मकान? मैं जानती हूँ इस मकान में रहने में आपको और बाबूजी को भी बहुत असुविधा हो रही है। आखिर कब तक हम लोग इसी छोटे से घर में रहते रहेंगे? रश्मि बेटा, तुम सिर्फ हमारे बेटे की पत्नी ही नहीं हो बल्कि हमारे घर की लक्ष्मी भी हो। हम तो बहुत घबरा गए थे जब उस कमला ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा किया। एक पल को तो लगा था हम तुमसे हाथ धो बैठेंगे। मैं और तुम्हारे बाबूजी बहुत घबरा गए हैं। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम लोग उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अब कभी वहाँ लौट कर नहीं जाएंगे। कैसी बातें करती हैं माँ जी आप? वो आपकी पुश्तैनी हवेली है। मेरे कारण आप इस हवेली को छोड़ देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी वो जो भी बला थी, कुल गुरु की कृपा से वो हवेली को और मुझे छोड़कर कब का जा चुकी है। आप और बाबूजी नाहक ही घबरा रहे हैं। मेरी बात मानिए तो वापस अपनी हवेली चलते हैं। वहाँ पर हमारे खेत हैं, जमीन है, पुरखों की हवेली है। इस तरह से अपनी पुश्तैनी धरोहर को खंडहर बनाकर छोड़ देने से हम पुरखों की आत्मा को भी तो दुख पहुँचा रहे हैं ना माँ जी। रश्मि और ऋतुराज के बार बार समझाने पर ठाकुर और रेवती वापस हवेली में लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो रेवती, बच्चों के कहने पर मैं हवेली में लौट जरूर आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले इस हवेली में शांति के लिए हवन कर लेना चाहिए। हवन पाठ के लिए भानु प्रताप एक पंडित को हवेली में बुलाकर लाता है। हवन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जैसे ही सभी लोग हवन कुंड के चारों ओर बैठते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन उनके मुंह से मंत्र जैसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। बार बार मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु उनकी जुबान को मानो लकवा मार गया था। किसी भी तरह की आवाज उनके मुंह से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। पंडित जी की ऐसी हालत को देखकर ठाकुर मंदिर से दूसरे पंडित को बुलावा भेज देते हैं। दूसरे पंडित हवेली की ओर आ रहे होते हैं कि हवेली के सामने पहुंचकर अचानक ही पंडित जी को ला रहे नौकर का संतुलन बिगड़ता है और वो पंडित जी को लेकर बाइक से नीचे गिर पड़ता है, जिसके कारण उन्हें काफी चोटें लग जाती है और पंडित जी अस्पताल पहुंच जाते हैं। आज का तो लगता है मुहूर्त ही खराब है। जाने दीजिए, पंडित जी स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद हम लोग हवन कर लेंगे। ठाकुर और उसका पूरा परिवार वापस से हवेली में लौट आया था। हालांकि उनके मन में एक डर अभी भी बना हुआ था, इसलिए रेवती रश्मि का खास ख्याल रख रही थी। हवेली में आने के बाद कुछ दिन बड़े ही शांति से बीत जाते हैं, जिससे भानु प्रताप और रेवती के मन में छुपी आशंकाएं भी दूर होने लगती है और वो भी मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लेते हैं
कि हवेली से अब कमला का साया हमेशा के लिए दूर हो गया है। उसी रात शमशान से मिट्टी का अभिमंत्रित कलश सीधा ठाकुर के कमरे में आकर गिरता है और गिरकर चकनाचूर हो जाता है। देर रात गए कमरे से आई तेज आवाज को सुनकर भानु प्रताप चौंक कर उठ बैठता है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कोई भारी सामान गिरकर टूट गया हो। भानु प्रताप उठकर कमरे की लाइट जलाता है तो देखता है कि कमरे में मिट्टी के कलश के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं और पर्दे के एक कोने ने आग पकड़ ली है। भानु प्रताप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या था जो उसके कमरे में आकर टूटा और ये आग कहां से आई। आनन फानन में ठाकुर पानी डालकर पर्दे से उठती आग को बुझाता है और कमरे में बिखरे कलश के टुकड़ों को समेटने लगता है। क्या हुआ जी? ये आवाज कैसी थी? पता नहीं ये सब क्या है। रुकिए, मैं आपकी ये सब साफ करने में मदद करती हूँ। भानु प्रताप और रेवती मिलकर कमरे में बिखरे टुकड़ों को समेटकर कूड़े में फेंक देते हैं और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं। देर रात गए रेवती की आंख खुलती है। उसे अपने कमरे से कुछ अजीबो गरीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। रेवती चौंक कर उठ बैठती है और देखती है कि सामने भानु प्रताप दीवार में अपना सर टकरा रहा है। क्या हो गया जी आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे आपके सर से खून बह रहा है। भानु प्रताप को मानो पत्नी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अपनी धुन में मगन वो लगातार दीवार में अपना सर मारता ही जा रहा था। रेवती भानु प्रताप को खींचकर दीवार से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन भानु प्रताप उसे जोर से धकेल देता है और वो जाकर दीवार से टकरा जाती है। ये क्या हो गया आपको? रेवती किसी तरह उठकर बेटे बहू के कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगती है। बेटा जल्दी चल, तेरे पिताजी को कुछ हो गया है। माँ की बात सुनकर ऋतुराज दौड़ते हुए भानु प्रताप के कमरे में पहुंचता है। सामने का नजारा देखकर उनके पांव तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। भानु प्रताप मटकी के टूटे हुए टुकड़े और उसमें भरी राख, जिसे अभी कुछ देर पहले रेवती ने बाहर फेंका था, दोनों हाथों से अपने मुंह में ठूस रहा था। पिताजी, पिताजी होश में आइए, ये क्या कर रहे हैं आप? ऋतुराज बार बार अपने पिता को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन भानु प्रताप इस समय अपने बस में ही नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल दिखाई पड़ रही थी और माथे से लगातार खून बह रहा था। कुछ देर तक मटकी के टुकड़ों को अपने दांतों से चबाने के बाद अचानक वो अपना गला पकड़कर बुरी तरह से चीखने लगता है। अगले ही पल भानु प्रताप को खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर परिवार में सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। काफी देर तक उल्टियां करने के बाद भानु प्रताप एकदम से निठाल होकर फर्श पर गिर गया था। इस समय उसकी हालत बहुत ही खराब नजर आ रही थी। उसका सर खून से लथपथ था और आसपास भी हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। माँ, पिताजी का बहुत खून बह रहा है, इन्हें लेकर तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन इनको इतनी चोट लगी कैसे? पता नहीं बेटा, अचानक से मेरी नींद खुली तो देखा तुम्हारे पिताजी दीवार में अपना सर टकरा रहे थे। मैंने रोकने की भी कोशिश की तो उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया। ये देखो, मेरे सर में भी चोट आई है। माँ, कहीं फिर से वो कमला लौट कर तो नहीं आई ना? शायद इस बार वो पिताजी को परेशान कर रही है। ऋतुराज और रेवती घायल पड़े हुए भानु प्रताप के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। तभी भानु प्रताप झटके से उठ बैठता है और पास ही में पड़े मिट्टी के कलश के एक टुकड़े को हाथ में उठा लेता है और उससे अपनी कलाई को काटने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, हम आपके नजदीक नहीं आएंगे, उसको नीचे रख दीजिए, पहले से ही बहुत खून बह रहा है, अब और नहीं। रेवती और ऋतुराज कुछ कदम पीछे खींचते हैं। तभी भानु प्रताप दौड़कर अपने कमरे की खिड़की से नीचे छलांग लगा देता है। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया था। पति को अपनी आंखों के सामने इस तरह छलांग लगाते देखकर रेवती मानो सन्न रह गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक रात में आखिर ऐसा क्या हो गया भानु प्रताप को कि वो खुद की जान लेने तक पहुंच गया। घर का माहौल बहुत भारी था। भानु प्रताप के अंतिम संस्कार के बाद हवेली में यह पहली रात थी। परिवार में दूर दूर तक के रिश्तेदार जमा थे।
अचानक देर रात रेवती चीख चीख कर रोने लगती है। रेवती की चीखों को सुनकर सभी लोग उसके कमरे में जमा हो जाते हैं। रेवती के नाखूनों से लगातार खून बह रहा था। ऐसा लगता था मानो उसने अपने नाखूनों से दीवार को कुरेदने की कोशिश की है, जिसके कारण उसकी उंगलियां और नाखून जख्मी हो गए थे। रेवती बेसूद रोए जा रही थी। माँ को इस तरह से देख ऋतुराज बिल्कुल घबरा जाता है और उसे पिछली रात के दृश्य एक के बाद एक अपनी आंखों के सामने नजर आने लगते हैं। कहीं पिताजी की तरह माँ को भी कुछ हो गया तो क्या होगा? जब से गांव भर में ठाकुर साहब की मौत की खबर फैली थी, लोग उसे यही सलाह दे रहे थे कि वो किसी तंत्र मंत्र फूंकने वालों को बुलाकर एक बार अपना घर दिखा ले। लेकिन इस गम के माहौल में ऋतुराज ने गांव वालों की बातों पर खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस समय उसे समझ में आ गया था कि अगर अब उसने एक पल की भी देरी की तो वो पिता की तरह माँ से भी हाथ धो बैठेगा। उसको अपने आसपास कुछ बहुत शक्तिशाली ताकत महसूस हो रही थी। इसलिए वो तुरंत 2 नौकरों को कुल गुरु को लेने के लिए भेज देता है। कुछ ही देर में नौकर कुल गुरु को लेकर हवेली में पहुंच चुके थे। गुरुजी के पास अभिमंत्रित जल था। उस जल की छींटे वो पूरे घर में लगा देते हैं और उसके बाद कुछ मंत्र पढ़कर रेवती की ओर फूंक मार देते हैं। बहुत शक्तिशाली मसानी क्रिया का प्रयोग हुआ है तुम्हारे घर पर, और जिस किसी ने भी ये क्रिया करी है उसने तुम्हारे माता पिता की मृत्यु के लिए ही इसे रचा है। आमतौर पर यह क्रिया करते समय 7 या 5 दिन का समय नियत किया जाता है, किंतु लगता है तुम्हारे माता पिता पर 24 घंटे वाला तंत्र प्रयोग हुआ है। यदि 24 घंटों के भीतर कुछ नहीं किया तो तुम अपनी माँ को भी खो दोगे। बाबा की बात सुनकर ऋतुराज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा, ये मसानी क्रिया क्या होती है? कहीं वो कमला ही तो ये सब नहीं कर रही है ना? आपने तो कहा था कि उसका प्रेत हमेशा के लिए ये हवेली छोड़कर चला गया। फिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? पिताजी ठीक कहते थे, हमें इस हवेली में लौटकर कभी आना ही नहीं चाहिए था। नहीं बेटा, ये कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, बल्कि काला जादू है जिसे किसी प्रेत ने नहीं, किसी इंसान ने तुम्हारे परिवार के ऊपर छोड़ा है। आप मुझसे कैसी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं? मसान क्रिया का नाम तो मैं अपने जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ। क्या होती है मसान क्रिया? और कोई मेरे परिवार के ऊपर ऐसा टोटका क्यों करवाएगा? देखो बेटा, ये किसी आम आदमी का काम नहीं है। तंत्र मंत्र की गहरी जानकारी रखने वाले लोग किसी सिद्ध तांत्रिक के माध्यम से अमावस्या के दिन शमशान भूमि में मां मसानी की आराधना करते हैं। मसानी को शमशान की देवी कहा जाता है। ये एक तरह का मृत्यु के लिए किया गया करार होता है, जिसे अंग्रेजी में डेथ वारंट भी कह सकते हैं। ये क्रिया अक्सर वही लोग करते हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और किसी भी सूरत में अपना बदला पूरा कर लेना चाहते हैं। कहते हैं मसानी देवी के नाम से किया हुआ तंत्र कभी खाली नहीं जाता। जितने दिन की सीमा में बांधकर जिस किसी के ऊपर भी यह तंत्र छोड़ा जाता है उसकी मृत्यु अटल होती है। और इतना जान लो, तुम्हारे पिता की मौत भी इसी मसानी क्रिया के कारण हुई है। यह मसानी क्रिया करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, तुम्हारे घर का ही सदस्य है। क्योंकि मसानी क्रिया तभी सफल होती है जब जिसके ऊपर तंत्र छोड़ा जा रहा है उससे संबंधित कुछ सामग्री जैसे कि बाल, कपड़ा, नाखून वगैरह इस तंत्र क्रिया में शामिल किया जाए। किसी बाहरी व्यक्ति के पास ये सब सामग्री पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए मुझे शक है कि कोई घर का व्यक्ति ही इन सब में शामिल है। मसानी देवी की लपटें तुम्हारे घर पहुंच गई होगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ विचित्र जरूर घटा होगा जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया है। अगर शुरुआत में ही तुमने इस खतरे को भांप लिया होता तो शायद आज स्थिति यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन बाबा, ऐसा कौन है जो मेरे माँ बाप की जान लेना चाहेगा? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले वो कमला और अब ये मसानी क्रिया। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो कोई मेरे परिवार के साथ इतनी बड़ी साजिश करेगा? अभी मैं मंत्र पढ़कर तुम्हारी माँ के गले में एक धागा बांध देता हूँ। अभी कुछ समय के लिए तो ये सामान्य हो जाएगी, किंतु मसानी क्रिया को काटने के लिए
मुझे कुछ तंत्र क्रिया करनी होगी जिसे मैं शमशान भूमि में जाकर ही कर सकूंगा। ये समझ लो कि मैं सही समय पर आ गया, जिससे तुम्हारी माँ की जान बच गई। तुम्हारे परिवार पर मसानी क्रिया करने वाले को शायद ये पता नहीं कि इस मसानी क्रिया का असर उल्टा भी हो सकता है। मैंने तुम्हारी माँ के ऊपर से इस तंत्र को काट दिया है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस मसानी क्रिया को काटने के दुष्परिणाम भी अवश्य ही सामने आएंगे। आपकी माताजी को बचाने के लिए मैंने इस तंत्र का उलटफेर तंत्र माताजी पर लगा दिया है। अब माताजी को स्वस्थ होने में थोड़ा समय लगेगा, किंतु ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपकी माताजी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपके किसी निकट संबंधी की हालत बिगड़ने लगेगी। उसी से समझ जाना कि वही था जिसने आपकी माँ पर तंत्र प्रयोग किया था। ऋतुराज का मन अभी भी ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि कोई उसका निकट संबंधी ही उसके परिवार को इस तरह बर्बाद करने की कोशिश करेगा। उसी रात बाबा शमशान में जाकर रेवती पर हुए मसानी क्रिया को उलटने के लिए साधना शुरू कर देते हैं। देर रात गए बाबा एक मिट्टी के कलश में जलते हुए अंगारे डालकर उस पर लौंग और मसानी देवी को समर्पित सिंदूर चढ़ाते हैं और कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद आंख बंद करके देवी का आवाहन करने लगते हैं। जिसने भी रेवती के लिए मौत को चुना था, यह तंत्र उसी तक पहुंचाना है। मैं 3 दिन का समय देता हूँ। बाबा के इतना कहते ही वो मिट्टी का कलश आसमान की ओर उठता है और तेज गति से ऋतुराज के घर की ओर जाने लगता है और उसके कमरे की छत पर पहुंचकर धमाके की जैसी आवाज के साथ टूटकर बिखर जाता है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा है छत पर कुछ धमाका सा हुआ। तुम ठहरो, मैं देख कर आती हूँ। रश्मि छत पर जाकर देखती है तो उसे सामने मिट्टी का टूटा हुआ कलश वहां पड़ा हुआ दिखाई देता है और जलते हुए अंगारे और राख भी बिखरी हुई नजर आती है। ये क्या है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो टोटका है, लेकिन ये मेरी छत पर क्यों आया है और कौन इसे भेजेगा? रश्मि के माथे पर चिंता की लकीर उभरने लगी थी। हड़बड़ाते हुए वो वापस अपने कमरे में आ जाती है। क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? कुछ भी तो नहीं, बिल्ली ने छत पर कुछ सामान गिरा दिया था और कुछ भी नहीं है। ऋतुराज को रश्मि के चेहरे के हाव भाव कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे। रात काफी हो गई थी। ऋतुराज कुछ ही देर में सोने के लिए चला जाता है। वहीं रश्मि की आंखों से नींद अब कोसों दूर थी। देर रात गए एक बार फिर से ऋतुराज की नींद टूटती है तो वो देखता है कि रश्मि कमरे में तेज कदमों से टहल रही है और अपने चेहरे और हाथ पैरों को बुरी तरह खुजला रही है। उसके पूरे चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी और वो दर्द से बेखबर बस खुजलाती ही जा रही थी। रश्मि, ये क्या कर रही हो? होश में आओ रश्मि! ऋतुराज रश्मि रश्मि कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन रश्मि तो मानो अपने होश में ही नहीं थी। वो अभी भी लगातार कमरे में चहलकदमी करती जा रही थी और बुरी तरह से यहाँ वहाँ खुजला रही थी। रश्मि, ये क्या कर रही हो तुम? आधे बाल नोचकर जमीन में फेंक चुकी हो। पूरा चेहरा हाथ पैर सब खरोच डाले हैं तुमने। हुआ क्या है तुम्हें? होश में आओ रश्मि! ऋतुराज के बार बार रश्मि रश्मि कहकर चिल्लाने पर रश्मि अचानक से चौंक कर ऋतुराज की तरफ देखती है और फिर सर पीट पीट कर बुरी तरह से रोने लगती है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। अरे तो इसमें रोने जैसी क्या बात है? ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ऋतुराज रसोई में जाता है और जो भी खाने का सामान उसके हाथ में लगता है लेकर दौड़ते हुए वापस अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में पहुंचकर वो देखता है कि रश्मि बेड के एक किनारे पर बैठकर जोर जोर से हिल रही है। रश्मि, रश्मि देखो, मैं खाना ले आया। तुम्हें भूख लगी थी ना? ये लो, बिस्किट खा लो। रश्मि ऋतुराज के हाथ में पड़ा हुआ बिस्किट और खाने पीने का सामान धकेल कर दूर कर देती है और अजीब सी मुस्कुराहट से खिड़की के बाहर की तरफ इशारा करती है। ऋतुराज खिड़की से नीचे देखता है तो उसे वहां एक खून से लथपथ बिल्ली नजर आती है। यह दृश्य देखकर ऋतुराज बिल्कुल सहम जाता है।
ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले माँ और अब रश्मि भी। किसी तरह रात बीतने के बाद सुबह ऋतुराज बाबा को एक बार फिर बुलावा भिजवाता है। धागा बांध देने के बाद रेवती की हालत थोड़ी स्थिर हो गई थी। अब वो पहले की तरह चीख चिल्ला नहीं रही थी, लेकिन अभी भी वो बेसूध सी बस बिस्तर पर लेटी एकटक दीवार की ओर देख रही थी। कुछ ही देर में कुलगुरु घर पहुंचते हैं। देखो बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही चेताया था कि जिस किसी ने भी तुम्हारे माता पिता के ऊपर ये मसानी क्रिया की होगी उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। मैंने जिस क्रिया से तुम्हारी माँ के ऊपर से उस मसानी तंत्र को हटाया है, इसका मतलब ही यही है कि वह तंत्र अब तुम्हारी माँ की जगह उस व्यक्ति पर काम करेगा जिसने उसे तुम्हारी माँ के ऊपर छोड़ा था। इसलिए अपनी पत्नी की हालत देखकर हैरान मत हो। जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो अटल है। आपके कहने का मतलब यह है कि रश्मि ने यह सब मसानी क्रिया मेरे माता पिता के ऊपर करवाई थी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कभी इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, यदि मेरी बात पर तुम्हें भरोसा नहीं तो अपनी पत्नी से ही पूछ लो। अब पूरा सच वही तुम्हें सुनाएगी। बाबा की बात सुनकर रश्मि फूट फूट कर रोने लगती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ही तुम्हारे मन और बाबूजी के ऊपर वो क्रिया की थी। मैं ही हूँ वो जो तुम्हारे माता पिता को तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। रश्मि, तुम मेरी पत्नी हो, तुम ऐसा क्यों करोगी? आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। तंत्र को पलटने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए था। सच ये है कि इस ठाकुर और इसकी पत्नी पर मैंने मसानी क्रिया की जरूर है, लेकिन वो मैंने अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि मैं सिर्फ इन्हें इनके किए की सजा देना चाहती थी। कोई मासूम लोग नहीं है ये दोनों। दो खून किए हैं इन्होंने। सिर्फ कमला को ही नहीं मारा, बल्कि कमला के प्रेमी रूपेश की भी हत्या करवाई है। रूपेश मेरे चाचा थे, क्या कसूर था उनका? सिर्फ यही ना कि एक विधवा के जीवन में रंग भरना चाहते थे वो, और उनकी अच्छाई का बदला उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कमला के हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इन्होंने न सिर्फ कमला को मारा, बल्कि मेरे चाचा रूपेश की भी हत्या करवा दी, ताकि कमला की मौत पर कोई उंगली ना उठा सके। अपने भाई की मौत पर मेरे पिता खून का घूंट पीकर रह गए। वो जीवन भर इसी बात का मलाल करते रहे कि यदि उनकी बेटी की जगह बेटा होता तो उनके भाई की हत्या का बदला लेता। उसी दिन मैंने प्रण लिया कि मैं बेटी होकर भी अपने परिवार के प्रति अपने फर्ज को निभाऊंगी और चाचा के कातिलों को ऐसी मौत दूंगी कि आगे से कोई हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मैंने इस परिवार में ब्याह ही अपने चाचा का बदला लेने के लिए किया है। हम मानते हैं कि तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ वो अन्याय था। भानु प्रताप और रेवती ने जो किया वो सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि पाप था। लेकिन अगर हर व्यक्ति ऐसे ही आंख के बदले आंख लेता रहेगा तो सारा समाज ही अंधा हो जाएगा। बड़प्पन माफ कर देने में है, जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। मैं जब तक अपने परिवार के गुनहगारों को सजा नहीं दे देती, मेरे सीने में जल रही बदले की आग शांत नहीं होगी बाबा। जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं पहले ही सारे जोखिमों को समझती थी। मुझे पता है कि अब मेरी मौत निश्चित है और मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस भी नहीं। बस दुख इस बात का है कि रेवती बच गई और मेरा बदला अधूरा रह गया। बाबा, कुछ करिए ना, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नियति यही है कि इस बच्ची को यह दुनिया छोड़कर जाना ही होगा। रेवती अपने किए के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन रश्मि किसी भी सूरत में रेवती को माफ नहीं करती और अगले 12 घंटे के भीतर उसकी मौत हो जाती है। क्या रश्मि की आत्मा को शांति मिल पाएगी या वो एक बार फिर बदला लेने के लिए लौट आएगी? क्या रश्मि ने जो किया वो ठीक था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।